Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss the data definition part of our SQL query language, which is a structured query language. और हम एक्सप्लोर करेंगे कि डाटा और रिलेशंस को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और उनकी डाटा टाइप्स जो रिलेशंस के एट्रीब्यूट्स हैं वो हम डाटा टाइप्स और प्राइमरी कीज़ या फॉरेन कीज़ किसी भी रिलेशन को डिफ़ाइन करने के लिए सिंटेक्स क्या यूज़ करते हैं. So as discussed earlier, SQL is composed of certain statements and they are classified into multiple languages. So one of them being the DML, which is the data manipulation, and the other being the data definition language. इसके अलावा भी हमारे पास हैं जैसे data control language, लेकिन we will not discuss here. तो मैनिपुलेशन हम पहले देख चुके हैं. इसमें हमारे पास वो लैंग्वेज में वो वाले कीवर्ड्स आते हैं जो कि टपल्स को इंसर्ट करने के लिए, उन्हें डिलीट करने के लिए या चेंज करने के लिए यूज़ होते हैं. तो और जबकि DDL में हमारे पास वो वाले कीवर्ड्स आते हैं जो कि हमारे पास नए रिलेशंस जैसे R1 को अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको क्रिएट करने के लिए और उसकी एट्रीब्यूट्स जैसे A1, A2 या फर्दर कोई भी स्पेसिफाई जो आपने करनी होती है वो यूजिंग दिस स्टेटमेंट्स क्रिएट, ऑल्टर, डिलीट इन कीवर्ड्स के थ्रू जो है वो हम डिफाइन करते हैं. अच्छा, अब हमारे पास आगे जाने से पहले कुछ ये डिस्कस कर लेते हैं कि एसक्यूएल के अंदर हमारे पास जो रिलेशंस हैं वो किस टाइप के होते हैं. तो हमारे पास स्टोर्ड रिलेशंस होते हैं. स्टोर्ड रिलेशंस वो है नॉर्मली जो कि हमने स्कीमा क्रिएट किया है, वो जैसे क्या मे बी आपने स्टूडेंट्स का एक टेबल बनाया हो तो वो क्या है, वो स्टोर्ड रिलेशन के अंदर आ जाता है. तो ये वो टेबल्स होते हैं जो कि आपकी डेटाबेस के अंदर सेव होते हैं पहले से, यानी कि आपने जब क्रिएट किया है इनको तो ये टेबल्स आपकी स्टोरेज में पड़े होंगे. फिर बाद बात ये होता है कि हमें जो है वो इन टेबल्स के अलावा भी कुछ ऐसे टेबल्स चाहिए होते हैं कि जैसे दो टेबल्स में भी स्टूडेंट और कोर्सेज को मिला के हम कोई एक उसकी कुछ जो एट्रीब्यूट्स में हर A1, A2 इससे ले लिए और कोर्स के टेबल से आपने B1 और B2 ये दो एट्रीब्यूट्स लेके मिला के आपने एक जो है नया टेबल बना लिया है जिसके अंदर A1, A2 भी है और B1 और B2 भी मौजूद है. तो इसमें ये चार जो है ये मौजूद है. तो ये जो है ये हमारा क्या सर्व कर सकता है, ये हमारा व्यू सर्व कर सकता है. व्यू वो चीज़ है जो कि हम यूजुअली अपने डेटाबेस में जो है इसको हम स्टोर नहीं करते, तो इसकी जो स्टोरेज है वो नहीं होती. तो ये वो टेबल्स हैं जो हम अपनी आसानी के लिए बनाते हैं और इसके ऊपर आप क्यूरी कर सकते हैं. यानी व्यू के ऊपर स्टोरेज अलाउ मतलब डीबी में स्टोर नहीं कर सकते लेकिन क्यूरी आप कर सकते हैं. यानी कि आप बजाय बार बार मल्टीपल जॉइंट्स लगाने के आप क्या करें, आप सेम टेबल को यूज़ करके जो है वो उससे क्यूरी कर लें. तो अभी मैंने कहा कि व्यूज़ को जो है वो हम स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन आगे जाके भी आप देखेंगे कि एक मटेरियलाइज्ड व्यू की एक हमारे पास ऑप्शन आती है जो कि आप स्टोर भी कर सकते हैं. ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे. इसके अलावा हमारे पास जो तीसरी कैटेगरी रिलेशंस की होती है वो हमारे पास टेम्परेरी रिलेशंस होते हैं. ये वो है जो कि खुद ही एसक्यूएल बनाती है फॉर कंप्यूटेशन. टेम्परेरी क्रिएट होते हैं तो टेम्परेरी बाद में क्या होते हैं कि जब उनका काम ख़त्म हो जाता है तो दे आर डिलीटेड. हो गया. अब हम ये देख लेते हैं कि जो एसक्यूएल का जो क्रिएट कमांड है वो क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करती है. तो तीन चीज़ें यहाँ पे मेंशन है. एक तो ये कि जब आप कोई भी रिलेशन क्रिएट करने लगे हैं तो उसमें आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको उसमें उसकी एट्रीब्यूट्स चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिलेशन R1 है उसकी एट्रीब्यूट A1 उसकी डेटा टाइप क्या है, वो इंट है या स्ट्रिंग है या क्या है. और इसी तरह से जो A2 है वो बिट है, वो डेट है, वो टाइम है, ये क्या है. तो आपको एट्रीब्यूट्स और उनकी डेटा टाइप्स पता होनी चाहिए. तो दूसरी बात ये है कि जब भी आप टेबल बनाएंगे एक तो साथ आप क्रिएट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, टेबल का नाम मेंशन करेंगे, एट्रीब्यूट का नाम और उसकी डेटा टाइप मेंशन करेंगे. फिर इसके अलावा हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स होंगी, वो भी आप उसके अंदर क्रिएट करते हुए ऐड अप कर सकते हैं. अब कॉन्स्ट्रेंट्स का लफ्ज़ी मतलब क्या है कि कोई भी पाबंदी आपके ऊपर लगाई जाती है. पाबंदी से एज एन हमारी मतलब ये होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कि हमारा जो क्लाइंट ने हमें बिज़नेस रूल्स क्या बताया. बिज़नेस रूल्स का मतलब ये है कि क्या असूल उसने बताया जो कि उसके प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर आप जो है वो आपके पास कोई स्टूडेंट्स का टेबल है और स्टूडेंट्स के टेबल में आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं CNIC और रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका नाम, ठीक है। तो जो आपका बिजनेस रूल है, आपका क्लाइंट है, वो आपको ये कहता है कि जो उसका CNIC है वो कभी भी डुप्लीकेट, कोई भी से दो स्टूडेंट्स हों उनका जो CNIC है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो उस पे क्या होता है कि इसका मतलब है कि आपको एक कॉन्स्ट्रेंट पता चल गई है कि अब ये इसी तरह से ही होना चाहिए। तो जब आप टेबल को क्रिएट कर रहे होंगे तो जब यहाँ पे आप CNIC के जब एट्रीब्यूट मेंशन कर रहे होंगे तो उसके आगे आप बाकायदा तौर पे मेंशन कर सकते हैं कि दिस एट्रीब्यूट हैज़ टू बी यूनिक। तो कॉन्स्ट्रेंट या बिजनेस रूल लगाने का फ़ायदा हमें क्या होता है, वो ये होता है कि अगर आप कोई से भी ऐसा स्टूडेंट या मतलब TTT1 आपके पास मौजूद है जिसमें एक CNIC लेट्स से 1 2 3 है, तो आप कोई भी ऐसा स्टूडेंट TTT2 विद सेम CNIC जब आप उसके अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं या मॉडिफाई या डिलीट करने की मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं किसी ऐसी टपल को और ऐसे CNIC से जो पहले से मौजूद है, तो इस केस में क्या होता है, ये वायलेशन समझी जाती है ऐसी इंसर्शन या अपडेशन को, और इस वायलेशन को जो है वो आपका DBMS रिजेक्ट कर देता है। यानी कॉन्स्ट्रेंट्स का हमें ये बाकायदा तौर पे फ़ायदा हो सकता है कि आपके कई बिजनेस रूल्स जो DBMS लेवल के ऊपर ही चेक हो जाए, बजाय इसके कि हम प्रोग्रामिंग के ऊपर जो है वो उसको चेक करते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि टेबल को क्रिएट करते वक्त हम ये भी बता सकते हैं कि जो कौन सी एट्रीब्यूट है जो कि हमें अंदाज़ा है कि जिसके ऊपर सर्चिंग ज़्यादा होती है, तो वो हम जो है वो उसके ऊपर इंडेक्स लगा सकते हैं। इंडेक्स से आप इस तरह से समझ लें कि ये ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, अगर मैं कहती हूँ कि मैंने जो है वो नाम की बेस के ऊपर इंडेक्स लगाना है, तो मैं ये ज़्यूम करती हूँ कि जो टीचर है वो नाम की बेस पे सर्च करना पसंद करता है, तो समहाउ डेटा सेट को इस तरह से अरेंज कर देगा कि सारे ए वाली वैल्यूज़ और बी वाली वैल्यूज़ और सी वाली जो है वो टेबल में सॉर्ट हो जाएंगी। अगर तो मुझे सर्चिंग करनी है, मेरे अगर स्टूडेंट का नाम मैं ईशा सर्च करती हूँ जैसे, तो वो क्या करेगा, वो ऑब्वियसली वहाँ पे पहले जंप करेंगे जहाँ पे ई का उनको जो है वो ABC में ई मिले और वो ई के सेट में से जो है ना वो मे भी क्या करेंगे, सर्चिंग करेंगे। तो इंडेक्स बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपकी क्यूरिंग जो सर्चिंग है इसको जो है वो फास्ट कर देता है। डेटा टाइप्स को भी आप हम पहले भी एक्सप्लोर कर चुके हैं, उसमें से जो है वो तो बस एक क्विक ओवरव्यू हम ले लेते हैं कि जब आप जो है टेबल को क्रिएट करने लगेंगे तो आप इस लिस्ट में से और इससे भी अलावा बहुत सी हैं आप डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। करेक्टर जैसे अब क्वेश्चन आपको ये आता है कि ठीक है, जो एक नेम की एट्रीब्यूट आप बनाते हैं, वो नेम की एट्रीब्यूट उसको आप कैरेक्टर 20 के साथ रिप्रेजेंट करना पसंद करेंगे या वार्चर 20 के साथ उसको करना पसंद करेंगे। तो ये इसमें इन दोनों में फ़र्क क्या होता है बेसिकली। सो जो नेम की जो वार्चर है वो नेम से है कि ये वेरिंग करेक्टर है, और करेक्टर सिंपल यानी कि इसका मतलब है कि नाम के लिए हर नेम जो भी एक टपल है उसमें जो नेम का कंपोनेंट होगा उसके लिए 20 करेक्टर्स की स्पेस जो है वो एलोकेट हो जाएगी। जबकि फॉर वेरिंग करेक्टर का ये मतलब है कि अगर किसी बंदे की टपल में उसका नाम अली सेव हुआ है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 ही करेक्टर्स यूज़ होंगे, ना कि 20 यूज़ होंगे अगर आप वेरिंग करेक्टर रखते हैं। लेकिन अगर आपकी एट्रीब्यूट की डेटा टाइप करेक्टर है तो उसके लिए 20 जो है वो स्पेसेस यूज़ कम्प्लीटली हो जाएंगे। तो अली उसके साथ फर्दर आगे 17 जो है वो उस पे जो करेक्टर की स्पेस है, इफ़ इट इज़ 1 बाइट, तो वो सारी यूज़ हो रही होंगी, जबकि वेरिंग में नहीं हो रही होंगी। वेरिंग में आपके पास जितना उसका वो वर्ड है उतनी, और साथ उसके इजाफी वो काउंट कि वो जो आपने जो स्ट्रिंग लिखा है उसका काउंट किया है, ये दो बातें जो है वो सेव हो रही होंगी। इसी तरह से इंट है, बिग इंट है, स्मॉल इंट है, फ्लोट है, ये सारी वो बातें हैं जो कि सी जावा ETC किसी भी लैंग्वेज में जो आपका इसमें कंसेप्ट है वही सेम कंसेप्ट SQL के अंदर भी अप्लाई होता है। अब हम देख लेते हैं कि जो भी हमने पहले पढ़ा है एट्रीब्यूट्स और जो कॉन्स्टेंट्स लगाने के तरीक़ेकार, उनका एक्चुअली में सिंटेक्स क्या है। तो यहाँ पे मेंशन है कि आप जो स्टूडेंट्स का टेबल अब हम बनाने जा रहे हैं और उसमें इस टाइम पे हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, जो एक हमारे पास SID एक नेम और एक हमारे पास उसका GP है। तो हम करेंगे क्या कि क्रिएट का सिंपल कीवर्ड है टेबल है और आगे जो भी रिलेशन आपने बनाना है उसका नाम,
हम मेंशन करेंगे, स्मॉल ब्रेसेस यूज़ करेंगे और अपनी सारी एट्रीब्यूट्स जो भी आपने हैं वो आप मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे एसआईडी, नेम और जीपीए मेंशन है, आगे उनकी डेटा टाइप्स हैं। तो इसके अलावा जो नीचे ये जो हमने लिखा हुआ है प्राइमरी की एसआईडी, ये क्या है, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो ये बता रही है कि आपने इसको एसआईडी को प्राइमरी की बनाना है। हम इस एट्रीब्यूट के आगे डायरेक्टली भी प्राइमरी की लिख सकते थे, वो दोनों जो हैं वो आपके सिंटेक्स जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे बस ये है कि लिखने का कि अगर आपकी कोई एट्रीब्यूट्स एक से ज़्यादा है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, तो यहाँ पे एसआईडी की जगह आप कॉमा डाल के वो एट्रीब्यूट भी दूसरी मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कि जी दो एट्रीब्यूट्स को मिलके आपकी प्राइमरी की जो है वो बनी है। तो ये था कि हम एसआईडी के आगे ही प्राइमरी की लिख देते, तो उस केस में भी जब आप ये टेबल क्रिएट कर रहे होंगे तो एसआईडी आपकी प्राइमरी की बन जाएगी, जबकि नेम और वाट्सएप जो नेम और जीपीए हैं वो आपकी वो रहेंगे अदर एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे हमने नेम को 50 कहा है और आईडी को 20, जिसका मतलब वार्ड जो 50 का है। तो नेम क्योंकि फिक्स नहीं होता, आईडी आपको पता है जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है, मे बी 2019 CS123, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्पेसिस इसने यूज़ किए हैं। अब अगर कोई और नया बच्चा आ जाता है, जैसे कोई रिपीटर आ जाता है, तो जी 2018 डैश या चेंज डिपार्टमेंट्स आ जाता है, CDCS डैश उसका रोल नंबर 123 या कुछ आ जाता है। अब इसने 13 स्पेसेस ले लिए हैं। अब हमारा एक और क्राइटेरिया यूटी में भी कि जब वो चेंज कर देता है तो शायद R 2017 और फिर 1 2 3 इस तरह से है। तो ये कितनी यूज़ कर रहा है, ये 3 4 और 5 9 10 और 14 स्पेसेस यूज़ कर रहा है। तो मे भी इस केस में, आप लोगों के केस में द करेक्टर जो 20 की जगह पे आप 15 यूज़ कर सकते हैं, कि अगर इसके अलावा भी कोई आ भी सकता है। तो वर्चुअल 50 यहाँ पे यूज़ करने का क्या मकसद है कि नेम अब वेरी करता है। अब यहाँ पे अली है, इधर बानो है, या अब आ जाता है, ठीक है जी, अब्दुल सलाम ईदी, तो उसका नाम लंबा हो गया है। तो अब जब अली की टपल बनेगी तो उसमें सिर्फ 3 कैरेक्टर्स यूज़ होंगे, जब बानो की टपल बनेगी इसमें 4 कैरेक्टर्स यूज़ होंगे, जब अब्दुल सलाम ईदी के नाम की टपल बनेगी तो ये 5 5 10 10 और 4 14, तो 15 जो है ये 15 कैरेक्टर्स की स्पेस जो है वो ये यूज़ करेगा। तब जब 15 कैरेक्टर्स, तो फिर यानी कि 50 में से 15 यूज़ करेगा, बाकी नहीं यूज़ करेगा। तो ये इसके ऊपर क्या होगा, ये इसलिए इसको वेरिंग करेक्टर कहते हैं कि ये वेरिएबल लेंथ के हिसाब से भी सेव हो सकता है। तो लेट्स अच्छा, अब इसमें हमारे पास नल और नॉट नल आप पहले देख चुके हैं, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। उसमें यह है कि कुछ ऐसी एट्रीब्यूट्स आपके पास होती हैं जिसको आप कहते हैं कि दे शुड बी, दे कैन बी नल, और दे आर सम एट्रीब्यूट्स व्हिच कैन नॉट बी नल। तो कुछ नल हो सकती हैं, कुछ नल नहीं हो सकती, आप अलाउ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे का दाखिला हुआ है, तो जब उसका दाखिला हुआ है इमीडिएटली ही हैज़ रजिस्टर्ड इन एनी कोर्स, तो उसमें उसके करंट जीपीए तो कोई नहीं होता, तो इट कैन बी नल। तो जीपीए कैन इज़ अ नलेबल एट्रीब्यूट। इसका मतलब ये है कि आप जब जीपीए को डिफाइन करेंगे तो आप इस एट्रीब्यूट के आगे नॉट नल नहीं लिखेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि जो स्टूडेंट रजिस्टर करेगा तो उसका कोई जीपीए ना हो। तो बल्कि उसके वाइस वर्सा अगर आप देखें, जो नेम है, क्या किसी बंदे का नाम नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो ये नहीं पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे उसके ऑप्शन आती है कि इट इज़ नॉट नल। क्योंकि जो एट्रीब्यूट जब आप रिलेशन क्रिएट कर रहे होंगे तो वो नॉट नल लिखेंगे। तो जब आप नल कोई भी एट्रीब्यूट्स को नल बनाते हैं तो उसके भी ज़ाहिर प्रॉज एंड कॉन्स हैं। प्रॉज तो यही है कि जब इंसर्ट करते हैं तो फिर आपको उसकी वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका कौन क्या हो सकता है इसके ख्याल में, तो ऑब्वियसली कि जब प्रोसेसिंग करेंगे आप इसके ऊपर तो आपको प्रॉब्लम होगी। यानी कि जब आपने कोई कैलकुलेशन करनी है जीपीए के ऊपर, तो अगर कोई ऐसे बच्चे निकल आते हैं कि जिनकी वैल्यूज़ नल है, तो फिर आपके वहाँ पे क्या होंगे, उधर आपके एरर्स आना शुरू हो जाएंगे और प्रॉब्लम्स बाज़ औक़ात है टेक डाउन करना मुश्किल हो जाता है।
तो अब इसी तरह से हमारे पास क्रिएशन के स्कीमा पे आपने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं। अब डिलीशन का स्कीमा सिंपल यही है कि आप ड्रॉप लिखें, आगे टेबल लिखें और आगे टेबल का नाम दे दें। तो यहाँ पे हमने क्योंकि स्टूडेंट्स बनाया था तो यहाँ पे कोई भी टेबल आर जो है वो आ सकता है। अगर आपने पूरा टेबल डिलीट नहीं करना, आपने उसके अंदर कोई कॉलम ऐड करना है या कोई कॉलम डिलीट करना है, तो आपके पास जो है वो अल्टर है। आप अल्टर लिखें, टेबल लिखें, आगे टेबल का नाम दें, दिस इज़ योर आर, और ऐड लिखें फ़ोन, और आगे जो डाटा टाइप उसकी है और कितनी उसकी लेंथ है। तो फ़ोन की एट्रीब्यूट इससे क्या हो जाएगी, आपके स्टूडेंट के टेबल में जो हमने पहले बनाया था वो ऐड हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप फ़ोन की एट्रीब्यूट को ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपल ऐड की जगह पे ड्रॉप लिख देंगे। ऐड से वो ऐड हो जाएगी, ड्रॉप से वो एट्रीब्यूट निकल जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है जी, अगर कॉलम को उसकी डाटा टाइप चेंज करनी हो तो फिर उसके लिए क्या तरीकाकार है। तो उसके लिए एसक्यूएल जिन जिन एरियाज में यूज़ होती है उनके ऊपर डिपेंड करता है। कहीं पे सिंटेक्स आल्टर के साथ, कहीं पे मॉडिफाइड का कीवर्ड, और अगर मॉडिफाई का कीवर्ड यूज़ करती है, अगर आपने उसको चेंज करना है तो आप मॉडिफाई लिख के जो है आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसको हम जब आपके ऑफिस आवर्स होंगे तो उसमें अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आती तो हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन इन सारी बातों के बाद ये अराइज होता है कि अगर आपने कोई टेबल बना लिया है और उस टेबल को बने हुए सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड गुजर गया हुआ है, और अब आप ख्वाहिश करते हैं कि जिसमें कोई एक नई एट्रीब्यूट आपने ऐड करनी है या पुरानी डिलीट करनी है या उसकी कोई डाटा टाइप चेंज करनी है, तो अब इसका असर क्या पड़ेगा। अब इसका असर ये हो सकता है कि जो पुरानी एग्जिस्टिंग टपल्स हैं, आपने जो नई एट्रीब्यूट ऐड की है, अब उनके अंदर उसकी वैल्यूज़ किया जाए। जैसे अगर स्टूडेंट के टेबल में टपल T1 या T2 हैं और उनके अंदर फ़ोन नंबर मौजूद नहीं है, तो उधर क्या है, उधर नल है। और अगर आप टपल T3 जब आपने वो एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, वहाँ पे उसका फ़ोन नंबर जो है वो मौजूद है। अब इससे क्या मसाइल आ सकते हैं, इससे वही मसाइल आ सकते हैं जो हमने नल की स्लाइड में डिस्कस किया था कि वो कॉम्पिटिशनली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, एरर्स आ सकते हैं। तो हम इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि ठीक है वहाँ पे नल ना छोड़ा जाए। तो अगर हम वहाँ नल नहीं रखते तो अब वहाँ पे क्या रखें। तो हम ये कर सकते हैं कि हम जब भी कोई एट्रीब्यूट उसमें नहीं डाल रहे हैं या फिर किसी एट्रीब्यूट को मॉडिफाई कर रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं, तो आप उसके आगे जो है उसका डिफ़ॉल्ट मेंशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप जेंडर की एट्रीब्यूट बना रहे हैं और आप उसको करेक्टर 1 के साथ कर रहे हैं, आप आगे उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। अगर किसी ने नहीं लिखी तो वहाँ पे लेट्स से क्वेश्चन मार्क चला जाए। तो उससे ये होगा कि वहाँ नल के बदले में ये कमांड चलाने के बजाय के बाद क्वेश्चन मार्क जो है वो लिखा जाएगा। अब हम डिफ़ॉल्ट की यूसेज का सिंटेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक ही वक्त में जो है वो टेबल को चेंज करना भी देख रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे ऐड करनी है। तो अगर हम स्टूडेंट्स के टेबल को अल्टर करना है, उसको चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि हम उसमें पहले में एक नई एट्रीब्यूट बर्थ डेट ऐड कर रहे हैं और अगली लाइन में हम उसी में एक जेंडर की एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं। तो ऊपर जो बर्थ डेट जब आप ऐड करते हैं तो आपने साथ उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी जो कि आपने दे दी है कि बर्थ डेट में अगर कोई किसी भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ नहीं आती तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट डेट है वो 00 से स्टार्ट होगी। इसी तरह से अगर जेंडर है, कोई जो स्टूडेंट है वो नहीं बताता, हमें नहीं पता, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। यही सेम बात, ये तो टेबल बनने के बाद चेंजिंग्स हैं जो हम ऑल्टर के साथ कर रहे हैं, और जो यही सेम बात टेबल को क्रिएट करते हुए भी आप जब एट्रीब्यूट लिख रहे हो तो उसके आगे आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी जो है वो असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को क्लोज़ करते हैं और अगले लेक्चर के अंदर हम जो है वो कॉन्स्ट्रेंट्स को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे।